विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज आप लोग को लुसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत यांत्रिकी भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी के तहत क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं और समय बर्बाद ना करते हुए हैं चलते हैं पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जूल होगा। इसका आंसर आपका जूल होगा क्योंकि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में है समय, ऑप्शन डी में है प्रकाश और ऑप्शन सी में है धारा। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बल की SI यूनिट क्या है, यहाँ पे केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वोल्ट ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बल का जो SI यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में जो है राशि है और सूची 2 में इसका मात्रक है। जैसे कि उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो आपका मैक है। तरंग दैर्घ्य जो आपका है उसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है और दाब का जो SI मात्रक है वो आपका पास्कल होता है और ऊर्जा का जो SI मात्रक है आपका जूल होता है। इस तरह से यह क्रमबद्ध मिला हुआ है। ए का ऑप्शन 1, बी का ऑप्शन 2, सी का ऑप्शन डी, सी का ऑप्शन 3 और डी का ऑप्शन 4 है। यानी कि इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। आंसर नंबर सी होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, आपका भौतिक राशि है और इकाई दिया हुआ है। जैसे दूरी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में पदार्थ की मात्रा, ऑप्शन सी में विद्युत धारा, ऑप्शन डी में ऊर्जा और इकाई में आपका मोल है, ऑप्शन 2 में कूलम्ब है, ऑप्शन 3 में प्रकाश वर्ष है और ऑप्शन डी में वाट घंटा है। तो इन सभी के बीच में देखते हैं दूरी का जो SI मात्रक होता है वो आपका प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा का आपको जो है मोल है इकाई और विद्युत आवेश की मात्रा इकाई जो है कूलम्ब है और ऊर्जा का SI मात्रक वाट घंटा होता है जिसे जूल में भी व्यक्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है आपका भौतिक राशि और इकाई। जैसे कि त्वरण है, बल है, कृत्य कार्य या किया हुआ कार्य है और आवेग है। तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है और किए गए कार्य का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है और आवेग का SI मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी होगा, यानी कि 1 का 4, ठीक है, और बी का 3, सी का 1 और डी का 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन 1 कह रहा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन सी कह रहा है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे खगोलीय इकाई को हम लोग अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो आपको सूर्य से लेके पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग एक खगोलीय यूनिट यानी कि 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और 8 में जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है, जैसे पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? ऑप्शन 1 में है दूरी की, ऑप्शन बी में है समय की, ऑप्शन सी में है प्रकाश की चमक की और ऑप्शन डी में है चुंबकीय बल की। तो इसका जो मात्रक होगा वो आपका पार्सेक जो होगा वो दूरी का मात्रक है। पार्सेक जो है आपका दूरी का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस
उष्मा की इकाई। तो हम जानते हैं कि डेसिबल ध्वनि की इकाई जो है वो आपका सही है। आपका अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर एचपी कहते हैं, और अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। यह एक शक्ति का मात्रक है। समुद्री मील नॉटिकल मील कहते हैं, नौ संचालन की एक इकाई है। और डी जो है सेल्सियस, वो उष्मा की इकाई नहीं, वस्तुतः वह ताप की इकाई होती है। सेल्सियस से क्या टेम्परेचर मापन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 में जो है आपका क्वेश्चन है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन में यहाँ दिया हुआ है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त में से दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है वो आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ज्योति की इकाई में सीमेंस, बी में दिया हुआ है टेस्ला, सी में दिया हुआ है लक्स और डी में दिया हुआ है वेबर। तो ज्योति की जो मात्रक होती है वो लक्स होती है। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो पास्कल जो इकाई होता है वो आपका दाब का, प्रेशर का मात्रक होता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रकाश की, ज्योति तीव्रता की और ज्योति दाब की। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा कैंडेला, ज्योति तीव्रता की, ल्यूमेन इंटेंसिटी की मात्रक है कैंडेला। ऊर्जा का ऐसा यूनिट है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट यहाँ पे दे रहा है। ऑप्शन ए में जूल है, ऑप्शन बी न्यूटन और ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी पास्कल। इसमें जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होगा वो आपका जूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की जाती है। आपका ऑप्शन ए दे रहा है टेस्ला, ऑप्शन बी में एम्पियर है, ऑप्शन सी कोबाल्ट है और ऑप्शन डी में ओम है। तो यहाँ जो मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। हर्ट्ज जो है क्या मापते हैं? हर्ट्ज मापने के यूनिट है, किस चीज़ को मापने के यूनिट है? यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन ए में है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी में है तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी में है तरंगों की तीव्रता और ऑप्शन डी में है तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज से हम तरंगों की आवृत्ति मापते हैं जो 16 नंबर में है। उसका आंसर क्या होगा? हर्ट्ज किससे मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई होती है। यहाँ पे विद्युत मात्रा की इकाई में ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वोल्ट और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वो कूलम्ब दिया हुआ है। तो विद्युत मात्रा की मापने की इकाई एम्पियर है। विद्युत मात्रा की मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है ऑप्टर और ऑप्शन डी है मीटर। तो लेंस की जो शक्ति है वो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता यहाँ ऑप्शन में दिया है कैंडेला, ऑप्शन बी में है एम्पियर, ऑप्शन सी में है समुद्री मील और ऑप्शन डी में है डेसिबल। तो इसका जो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होती है वो आपका डेसिबल होता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर मापने की जो इकाई है यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है वोल्टेज, ऑप्शन बी में दे रहा है करंट, ऑप्शन सी में दे रहा है प्रतिरोध और ऑप्शन डी में दे रहा है पावर। तो हमें लगता है कि एम्पियर जो है मापने की इकाई है, करंट मापने की इकाई जो है वो एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइन प्रति सेंटीमीटर ऑप्शन ए है, न्यूटन प्रति मीटर ऑप्शन बी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी है और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ऑप्शन डी है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से तापमान की इकाई एसआई यूनिट क्या है?
तापमान की इकाई तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर आदि नापते हैं। तो रेमर स्केल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला। तो कैंडेला नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा। केल्विन जो है एक इकाई है और रीमर स्केल से टेम्परेचर मापा जाता है, न कि उसकी इकाई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि केल्विन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 में क्या है, तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता किस इकाई में, ओम जो है, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर और ओम सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो है आपको ओम सेंटीमीटर यानी कि ओम प्रतिरोधकता जो मात्रक होता है वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होगा, लेकिन ओम केवल प्रतिरोध का मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग एम्पियर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जूल और किलोग्राम मीटर। तो यहाँ जो 24 नंबर का संवेग का एसआई मात्रक होगा वो आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान जो है, इनमें से द्रव्यमान जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ऑप्शन ए में है ऊर्जा, ऑप्शन बी में है बल आघूर्णन, ऑप्शन सी में है संवेग और ऑप्शन डी में जो है आपका वो आपका पड़ जाता है उपयुक्त में से सभी। तो अदिश राशि जो है यहाँ पे ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी बल आघूर्णन, संवेग ये दोनों जो है वो आपका सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो जो सदिश राशि है यहाँ पे आपका संवेग हो जाएगा। संवेग जो है आपका सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। बल, वेग, आयतन, विस्थापन जो है आपका, इसमें आयतन जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है। आयतन जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन है। वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो वेग जो है आपका सदिश राशि होगा। वेग जो है आपका सदिश राशि होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्क्रम परिमाण नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और चाल। इन सभी में से आपका व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो मूल राशि है, मूल इकाई है, मूल राशि का ही पूछा गया कि मूल राशि। तो द्रव्यमान जो है एक मूल राशि है, बाकी आपका चाल हो जाए, आयतन हो जाए और घनत्व हो जाए, ये व्युत्पन्न परिमाण है, जबकि द्रव्यमान जो है वो मूल परिमाण है। त्वरण का ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो क्या होता है। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है v माइनस यू बाई टी, a बराबर u प्लस वी टी और a बराबर v प्लस यू बाई टी और a बराबर v प्लस यू बाय 2 यानी कि 2। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, जिसे v माइनस यू बाई टी में डिनोटेड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, त्वरण ज्ञात करने का सबसे जो सही सूत्र है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, यानी कि ए बराबर v माइनस यू बाय टी है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि की प्राप्त की जाती है।
प्राप्त की जाती है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है और बल है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपका द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका एक मिनट, हाँ, आयाम होता है? ऊर्जा है, रेखीय गति है, कोणीय गति है और बल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा, रेखीय गति और कोणीय गति और बल में जो है प्लांक के अचर में आयाम जो होता है वो कोणीय गति का होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्त काल होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है 34 नंबर में, जिसमें कि ये दिया गया है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्त काल है वो कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन ए दे रहा है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बी में अपरिवर्तित रहेगा, डी में और सी में लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो इनमें से ऑप्शन ए है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो घूर्णन करती हुई एक गोल मेज जो घूम रही है और उस पर अचानक कोई लड़का बैठ जाता है तो उसकी जो कोणीय वेग पर का उसका जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी और भार जो है उसका दोगुना हो जाएगा। तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चारगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है वो चारगुना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ mv जो है, अब वेलोसिटी को दोगुना करते हैं तो वो चारगुना हो जाएगा उसका क्या? गतिज ऊर्जा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि किसी पिंड तथा द्रव्यमान के भार में अंतर होता है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। गलत है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इसका और सी में है दोनों सत्य है, डी में है दोनों गलत है। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। भार उसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के कारण डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु का भार आपका भूमध्य रेखा पर जितना होगा और ध्रुवों पर जितना होगा, दोनों में अंतर देखा जाता है। या कह सकते हैं कि पृथ्वी पे किसी वस्तु का जो भार होता है वो चंद्रमा पे वस्तु के भार से ज़्यादा होगा और पृथ्वी पे जो वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा पे उस वस्तु का भार कम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है 1/6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसको देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के विषयक का तृतीय नियम और न्यूटन के गति के विषयक का गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ये जो है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु पर स्थित और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक पे उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। यह न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उस पर डिपेंड करता है, यह प्रथम नियम को परिभाषित करता है। और इसी से हमें जो है बल का परिभाषा, जब किसी वस्तु को पे कोई बाहरी बल लगाया जाता है उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा कर उसे बल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत कर्मानुपाती होता है, बल के अनुकर्मानुपाती होता है, बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है और शून्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि किसी असंतुलित बल द्वारा
किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आप देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना चाहिए किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वो आंसर सी होगा, क्योंकि जब न्यूटन्स का थर्ड नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, अगर हम लोग चलते हैं या हम लोग जो दौड़ते हैं तो उसमें भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन होता है। जितने जोर से हम धरती पे धक्का मारता है मेरा पैर, उतने ही तेजी से वो हमें आगे की ओर ढकेलता है। तो इसलिए दो वस्तुएं, एक धरती जमीन पे सतह पे और एक हमारे पैर, इन दोनों पे अलग और विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है क्या? न्यूटन गति के विषय का प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषय का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का विषय तृतीय नियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि गति का विषय तृतीय नियम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। और जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम के द्वारा, द्वितीय नियम के द्वारा, तृतीय नियम के द्वारा और उपयुक्त सभी। तो हम जो है वो तृतीय नियम के अनुसार या न्यूटन के गति के थर्ड लॉ के अनुसार ही जल में कोई तैर सकता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक पे उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का और गैलीलियो का। तो ये जो है आपका न्यूटन का कथन है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। सेम कंडीशन गतिज अवस्था में ही है कि कोई पिंड तब तक गति अवस्था में रहेगा जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल कार्य न करे। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से और गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बल की जो परिभाषा होती है वो न्यूटन की गति के पहले नियम से प्राप्त की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे हम गतिहीनता, ऑप्शन ए है, बी में जड़त्व है, ऑप्शन सी में कुल भार और ऑप्शन डी में अक्रियता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जड़त्व कहते हैं। जब किसी पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? जब वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की अवस्था में होती है तो वो उसका जड़त्व है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? जड़त्व का नियम, आघूर्णन का नियम, ऊर्जा का नियम और संवेग का नियम। तो न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के द्वारा, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के द्वारा, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के द्वारा और पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल और पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पे आरोपित बल। तो यहाँ जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि घोड़ा जो है पृथ्वी पे अपने पैरों का उपयोग तो करता है, लेकिन जब उसका रिवर्स पृथ्वी जब उसके पैरों पे जो है आरोपित बल लगाती है तो उसके द्वारा ही घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है। चलिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं।
इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन का पहला नियम, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम, इन चारों में से जो न्यूटन का पहला नियम है उसके द्वारा समझाया जा सकता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम से हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि जो वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, और जो वस्तु गतिशील अवस्था में है वो गतिशील ही रहना चाहती है। और यहाँ पे जो है बस चल रही है, उसमें बैठे हुए यात्री भी बैठे हैं, तो जो बस यात्री जो बैठे हुए हैं वो बस के साथ ही गतिशील अवस्था में ही है। जैसे ही बस रुकती है परंतु उनके शरीर का निचला जो भाग है वो गति अवस्था में आता है, परंतु जो ऊपरा भाग है, शरीर का ऊपर वाला भाग है, वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके कारण से वो आगे की ओर झुक जाता है या आगे की ओर गिर पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जो है रॉकेट कार्य करता है। अब है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो वो भी विश्राम जड़त्व है, जड़ आघूर्णन है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम है और गति का तीसरा नियम है। तो वो आपका विश्राम का जड़त्व है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्योंकि जब अश्व मतलब घोड़े पे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो घोड़ा अस्थिर है, तो घोड़े पे बैठा व्यक्ति भी स्थिर है, यानी कि विराम अवस्था में है। जब घोड़ा अचानक चल पड़ता है तो मनुष्य का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन ऊपरी जो पोर्शन होती है वो आपका विराम अवस्था में ही बना रहता है या बने रहने की संभावना होती है, जिसके कारण से अश्वारोही का गिर जाना संभव हो पाता है। तो दोस्तों आज भौतिक विज्ञान के यांत्रिक के तहत हम आज 50 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं जो आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी मेंस और आगामी रेलवे एग्जाम को लेके भी ये काफ़ी ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी लर्निंग हब में अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए इसे शेयर करना ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें। जी धन्यवाद।